करने का काम किया है और जिनसे मेरा बहुत बाल्यकाल से ही जिनका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ओम बिरला जी, और इसका संयोजन करने वाले और विभिन्न अवसरों पर देश और दुनिया में अपनी विद्वत क्षमता से सभी को उद्बोधन देने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडे जी, जॉन टालिन जी, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल जी, अभिषेक सिंह जी जिनको अभी हम लोगों ने सुना, रॉबर्ट टैगर जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली भारत, श्री विलियम जोन्स जी, शरद पारदी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी, सैनी जी, जमदग्नि जी, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे राकेश गिरी जी और किरण जी, मनोज जी, सभी उपस्थित और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वद्गण, विद्वज्जन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेदों की अधिराष्ट्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, चूँकि हमारे काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया, आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की, आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की, महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया,
महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। एआई तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संसाधनों की रक्षा के लिए भी एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे हम पर्यावरण को, इकोलॉजी और इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। चूंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की ये घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए,
बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है, तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है।